नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 57 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक से शुरू किया था और डेवलपमेंट ऑफ टीथ तक पढ़ लिया था, है ना। सारे कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सो इस लेसन में हम शुरू करेंगे डेंटेशन से, और डेंटेशन हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। और जो डेंटेशन इन मैमल्स है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी लेसन के अंदर। इसके अलावा एक एडिनोहाइपोफाइसिस एक जो टर्म है वो हमने पिछले वाले लेसन के अंदर भी डिस्कस की थी, और जब एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे वहां पे भी उसका जिक्र हुआ था, है ना। उसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या होगा, ऑयसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियाज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के हिसाब से। सो ये सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम डेंटेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो डेंटल फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के द्वारा कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स के द्वारा कि क्या है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। इसके अलावा 2 से 3 डेंटल फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे इस लेसन में बता दूंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस लिंक के द्वारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है bit.ly/ZOOLOZYREZ, आर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे। जस्ट क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is zoology optional course, and I think everybody knows about this. So let's get start. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि डेंटेशन से शुरू करेंगे, और डेंटेशन भी हम पढ़ेंगे एक कंपेरेटिव मैनर के अंदर, है ना, कि साइक्लोस्टोम्स में क्या है, एम्फीबियंस में क्या है, रेप्टाइल्स में क्या है, बर्ड्स में क्या है, मैमल्स में क्या है ना। सारे के सारे ग्रुप हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड, एज यू नो, डेंटेशन मीन्स डेंटल की बात कर रहे हैं, मतलब दांतों की हम बात कर रहे हैं, है ना। और जो टीथ के टाइप हैं वो आपने पढ़ लिए थे पिछले लेसन में। कौन कौन से टाइप थे भाई? चलिए नाम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से थे? पॉलीफायडोंट, डायाफायडोंट, मोनोफायडोंट, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट, होमोडोंट, हेट्रोडोंट और सीकोडोंट, बोनोडोंट, ब्रैकोडोंट, है ना, और हाइफोसोडोंट। इसके अलावा सिलेनोडोंट, लोफोडोंट। ये अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किए हुए थे, है ना। सो अब हम ग्रुप्स में बात करेंगे कि इस ग्रुप में कौन सा होगा, है ना। सो फ्रेंड, साइक्लोस्टोम्स हैव ओनली एपिडर्मल टीथ, और एपिडर्मल टीथ हमने बताया था पिछले वाले लेसन में, है ना। यहां पे तो शायद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। एंड फ्रेंड्स, सम स्पीसीज आर टूथलेस सच एज sturgeons, clear, seahorse, pipefish, and other like lungfishes and chimera have teeth modified into crushing plates, clear. And friends, majority of fishes possesses polyphyodont, acrodont और homodont dentition। इन सभी के बारे में तो आपको पता होगा कि पोलीफायडोंट हम किसको बोलते हैं, एक्रोडोंट किसको बोलते हैं, होमोडोंट किसको बोलते हैं, है ना। सो दीज आर सुटेबल फॉर सीजिंग द prey, clear. That's why these type of dentation is present in the majority of fishes, clear. अब अगर amphibians की बात करें, so friend, in amphibians teeth are located on the jawbone, platin and vomer bone, and are कैसे होते हैं, polyphyodont, clear. And tadpoles lack true teeth. ट्रू टीथ क्या था, कहां कहां पे प्रेजेंट था, ये सारी चीजें हमने बताई थी, है ना। एंड देयर जॉ हैव horny epidermal ridges which are used to scrape alga on which they feed, क्लियर। मतलब आप ये चीज जान लीजिए कि किसी के अंदर भी कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है तो उसका एक मोटिव है। आप पृथ्वी पे आए हैं, है ना, कुछ तो मकसद लेके आए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना
कि सिर्फ जन्म लिया और जी के मतलब मौज मस्ती करके और चले गए। कुछ मोटिव रखिए, और होना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, भगवान ऐसे ही नहीं भेजता किसी को, है ना। सो ये कुछ अलग बातें हो गई, है ना। और अब आते हैं सीधा किस पे, रेप्टाइल्स पे। फ्रेंड्स, अमंग रेप्टाइल्स टर्टल लैक टीथ एंड हैव हॉर्नी बीक। टर्टल देखा है आपने, है ना। चलिए, इन अदर टीथ आर जनरली confined to jawbone, but in snakes and lizard may occur on platin and पेट्रीगॉइड बोन्स। आपने लीजर्ड देखी है ना, बहुत बार घर में मिल जाती है ना। तो मतलब आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो उनको आप रिलेट कर सकते हैं जूलॉजी से, है ना। मतलब जो सराउंडिंग की जो लाइफ है उसको इस लेसन में डाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल और इजी बन जाएगी जूलॉजी, है ना। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एंड फ्रेंड्स, फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड अपर मैक्सिलरी टीथ। अच्छा भाई, ये बताओ कि फैंग्स क्या होता है, पता है ना। पता है ना, बड़ा इजी है। चलिए बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, अब अगर बर्ड्स की बात करें, और एक बर्ड्स के अंदर हमने पढ़ा था आर्क्योपेट्रिक्स, पढ़ा था, है ना। इस पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था और 2 लेसन के अंदर डिस्कशन हुआ था। सो ये तो शायद आप नहीं भूले होंगे। सो फ्रेंड, मॉडर्न बर्ड lack teeth, but Archaeopteryx had thecodont dentation. So, were the toothed bird कौन सा, Ichthyornis और Hesperornis? क्लियर, क्लियर, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया था, Ichthyornis और Hesperornis। और उसके अलावा जो Archaeopteryx है वो तो हमने डिस्कस किया ही था। क्लियर, सारा कुछ क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, मैमल्स की। यानी कि जो एक लेसन था मैमल का, जिसमें हमने डेंटेशन का थोड़ा सा पार्ट बताया था, उसको इसीलिए वहां पे छोड़ा था कि हम यहां पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर पाए, है ना। क्योंकि यहां पे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। अगर कोई भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। ओके, सो डेंटेशन इन मैमल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मैमल्स के अंदर डेंटेशन होता कैसा है ना। कैसा होता है भाई, पता है किसी को, पता है। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डायाफाइनोडोंट, बोनोडोंट, है ना। और अगर कॉमनली अगर हम बात कर लेते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, HETERODONT, हेट्रोडोंट। इसके अलावा डायफायो, क्लियर, और थीको, क्लियर। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डायफायोडोंट। ओके। एंड फ्रेंड्स, कुछ जो मैमल्स होते हैं जिनके अंदर टीथ होते भी नहीं है ना, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे मोनोट्रेम्स के अंदर द स्पाइनी एंटीटर और एक्कीडना दैट लेक्स टीथ। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पता है किसी को। हमने डिस्कस किया था मैमल्स के अंदर टैकीग्लॉसस और गैग्लॉसस। क्लियर, लिख लीजिए, TACHYGLOSSUS, टैकीग्लॉसस। और दूसरा कौन सा था, गैग्लॉसस, ZAZO, सॉरी ZAZLO, ओके, SSUS। ओके, सो ये हो गए इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडेंटेट्स। क्लियर, एज नेम सजेस्ट आर टूथलेस, such as the giant anteater of South America. And among the aquatic cetacea, balance whale have no teeth. Clear? अब बैलेंस वेल की जब बात आ गई है, यहाँ पे टीथ नहीं है। सो बैलेंस वेल मतलब इनके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे फिर। अब अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि इसके अंदर टीथ प्रेजेंट है या नहीं है, आपको एग्जाम्पल नहीं पता है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर टीथ प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए, पहला तो आप लिख सकते हैं ब्लू व्हेल। ओके,
उसके अलावा ब्लू व्हेल और वेल बोन व्हेल, क्लियर। और ब्लू व्हेल को आप क्या कह सकते हैं, बेलेनोप्टेरा मस्कुलस, क्लियर। सो दूसरा और लिख लीजिए, WHALE, वेल बोन वेल। ओके, सो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है यहां तक, है ना। अब देखिए, एक जो वर्ड है ना ये बुद्धाज, ये आपको प्री में जरूर काम आएगा, क्लियर। और अगर मेंस आप लिखते हैं तो वहां पे भी आपको एक बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए ये काफी हेल्प करेगा। ओके, सो फ्रेंड, अमॉन्ग ह्यूमन एंड आगे क्या है, एस्थोंगली मेल इन बुद्धाज आर जेनेटिकली so predisposed that they never grow teeth all their lives। अब बुद्धास जो शब्द है, बहुत सारे लोग उसको बुद्धास भी बोलेंगे, है ना। सो ये जो शब्द है ये है क्या, दीज आर द ट्राइब्स, क्लियर। दीज आर द ट्राइब्स ऑफ हैदराबाद सिंध। कहां पे है ये हैदराबाद सिंध, पता है किसी को, लिख लीजिए। दीज आर द ट्राइब ऑफ हैदराबाद सिंध इन पाकिस्तान, क्लियर। So these are genetically so predisposed and that they never grow teeth all their lives। ये एक आप ये कह लीजिए कि की पॉइंट है जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, क्लियर। ये चीजें कोई नहीं बताता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्लियर। सो फ्रेंड, अब अगर बात करें किसकी किसकी बात करें भाई, डेंटल फॉर्मूला की, है ना। सो डेंटल फॉर्मूला किसके अंदर और आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पिछले वाले लेसन में हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप के टीथ हैं, कौन कौन से थे, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर, क्लियर। लिख लीजिए, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। अब इसके हिसाब से ही डेंटल फॉर्मूला अरेंज होता है, क्लियर। अब देखिए, डेंटल फॉर्मूला में आपको हॉर्स और पिग का बता देता हूं। ओके, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि इनके अंदर टोटल टीथ कितने होते हैं, है ना, पता है किसी को, चलिए अभी पता लग जाएगा जब डेंटल फॉर्मूला हम लिखेंगे, है ना। सो इसका डेंटल फॉर्मूला होता है 3 1 4 3, क्लियर। अब इसको सम कर लीजिए, 3 + 1 + 4 + 3 कितने हो गए, 3 3 6 7 और 4 11, क्लियर। ये हो गए हाफ साइड के, और आप चाहे ऊपर के काउंट कर लीजिए चाहे नीचे के, क्लियर। ऐसे होता है 1 पेयर यहां पे, 1 यहां पे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तो यानी कि इसके नीचे कितने हो गए, 3 1 4 3, टोटल कितने हो गए 22 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने टीथ हो गए टोटल 44। और ये किसके अंदर होते हैं, पता है किसी को, अभी अभी बताया मैंने, हॉर्स और पिग के अंदर, HORSE और पिग। ओके, डाउट क्लियर, है ना। डेंटल फॉर्मूला हो गया। चलिए फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको पिछले लेसन में भी बता चुका हूं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे शुरुआत में कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। आई होप सभी ने कमेंट्स कर दिया होगा, है ना। सो डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, और नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है, 21 23 बटे 21 23, क्लियर। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, कितने हो गए, कितने हो गए भाई, जल्दी से बताओ, 2 3 3 2 5 और 3 8, ठीक है। यानी कि 16 ऊपर 16 नीचे, ओके, 32 हो गए, है ना। 32 के 32 दांत तोड़ देंगे, ऐसा कुछ सुना है आपने मुहावरा और डायलॉग, है ना, तो वो यही है। चलिए फ्रेंड्स, कस्प क्या होता है अभी,
कस्प हमने डिस्कस किया था, है ना, पिछले वाले लेसन के अंदर कस्प नाम से कुछ आया था, चलिए बता दीजिए फिर। CUSPS, कस्प क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट्स के द्वारा। ओके, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छूटता है तो वो आप लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड, हॉर्स एंड पिग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप फटाक से नोट डाउन कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, pigs and horse have full set of 44 teeth as deficit in the dental formula. क्लियर, हमने डिस्कस किया है ये, है ना। प्रीमोलर एंड मोलर आर सिमिलर इन शेप। क्लियर, प्रीमोलर एंड मोलर आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। और इसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, फ्लैट ग्राइंडिंग। क्लियर, with silica deposited between the cusp, और कस्प क्या होता है वो मैंने आपसे पूछा है। क्लियर, और उसके अलावा यहां पे आप ये कह लीजिए कि किस तरीके का जो डेंटेशन है वो होता है। पिछले वाले लेसन में ये भी डिस्कस किया था, है ना, कि सिलोडोंट कुछ ऐसा था, सिलेनोडोंट। क्लियर, और ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है वो किसके लिए किया गया है, for eating the grass. Clear, to grind the tough grasses. ओके, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर पूरा का पूरा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्या, जैसे प्राइमेट्स हो गया, अनग्युलेट्स हो गया, अनग्युलेट्स के अंदर ये हॉर्सेज और पिग्स आ जाते हैं, है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। जैसे हिपोपोटामस वाला जो पार्ट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इंसेक्टिवोरस, चिरोप्टेरा, रोडेंटिया, लेग्मोफोरा, प्रोबोसिगेट्स, ओके, कार्निवोरस, सिटेसिया और मार्सुपियल्स, ये सारी चीजें हैं, आप जानते हैं मैमल्स के अंदर ये इंक्लूड होती हैं। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं फिर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमेट्स। सो प्राइमेट्स आर बेसिकली आर्बोरल एनिमल, सभी ने पढ़ा था ना ये, है ना, whose ancestors were insectivorous and some of them still continue with their original diet. ओरिजिनल डाइट क्या है भाई इनकी, जब इनके एंसेस्टर कौन है, इंसेक्टिवोरस, सो ओरिजिनल डाइट क्या होगी, रिलेट कर लीजिए, है ना। अब आते हैं अनग्युलेट्स पे। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में मतलब बताऊंगा, जितना कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ के जाऊंगा कि आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, क्या वास्तव में ऐसी होती है, वो चीज आपको सोचनी है। ओके, सो अनग्युलेट्स की अगर हम बात करें, सो फ्रेंड अनग्युलेट्स बिलोंग्स टू द टू ऑर्डर, द even toed artiodactyl and odd toed perisodactyl that include horse and rhinoceros. रेहानोसिरस का नाम सुना है आपने, है ना, कहाँ पे मिलता है भाई, अगर इंडिया की हम बात करें तो जल्दी से बताओ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, मतलब ये आपको प्री में भी काम करेंगे और आपकी नॉलेज भी थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी। ओके, एंड फ्रेंड्स, they are all herbivorous and fleet-footed grazers and browsers. Browsers ये वो इंटरनेट वाला ब्राउजर नहीं है, क्लियर, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, जिसे आप बोलते हैं ना घास फूस को हम क्या बोल देते हैं, हरियाणा में बोला जाता है चरवा। ठीक है, सो इनको हम बोल देते हैं चरवाहार। ओके, विद टीथ अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग टफ वेजिटेशन। क्लियर, कैसे टीथ थे यहाँ पे पता है, हमने डिस्कस किया था हॉर्स के अंदर, है ना, और पिछले लेसन के अंदर यानी कि पिछले पार्ट जो था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां पे हमने टाइप्स डिस्कस किए थे टीथ के। क्लियर, सो दोनों लेसन्स को आपको रिलेट करके फिर पढ़ना है। एंड फ्रेंड्स, मस्क डियर का कुछ डिस्कशन हुआ था, है ना। मस्क डियर क्या होता है, डियर ही होता है ना, जिसकी नाभि में खुशबू होती है, और इसके ऊपर हमने एक श्लोक भी बताया था। क्लियर, सो फ्रेंड, मस्क डियर ऑल्सो हैज लार्ज अपर कैनाइन्स
हैंगिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द जो। एंड हिपोपोटामस जानते हैं आप क्या होता है, हैज लार्ज कैनाइन with sharp edge meant for defense against the lurking crocodile in their amphibious habitat. Is it clear? Is it clear? है ना? चलिए अब इंसेक्टिवोरस की अगर बात करें, so in insectivorous such as shrews, hedgehog and moles, all teeth are pointed and grinding teeth possesses peg-like cusps for crushing hard exoskeleton of insect on which they feed. यहां तक क्लियर? अब देखिए मोल का जो जेनेरा है वो कौन सा जेनेरा की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, आप लिख लीजिए स्कैलोपस। क्लियर? SCALOPUS स्कैलोपस, और इसके अलावा कोंडाइल्यूरा CONDYLURA। सो अब यहाँ पे ये जो दो नाम हैं इनके लिखने की भी कुछ वजह होगी, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे क्योंकि यूपीएससी यहाँ से पूछती है आपसे। फ्रेंड्स, इन मोल जेनेरा स्कैलोपस और कोंडाइल्यूरा मिल्क टीथ आर रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ, दैट्स द पॉइंट। क्लियर? मतलब इनके जो दूध के दांत है ना वो नहीं टूटेंगे। ओके, जैसे हमारे टूट जाते हैं ना, और एक मुहावरा भी है इस पे कि भाई दूध के दांत अभी टूटे नहीं, है ना, यानी कि आप अभी बच्चे। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ओके, अब बात करते हैं चिरोप्टेरा की। चिरोप्टेरा मीन्स बैट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, है ना, चमगादड़। सो फ्रेंड, इन बैट क्या है भाई यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इन बैट मिल्क टीथ आर शेड बिफोर बर्थ एंड दे आर बोर्न विद परमानेंट टीथ। क्लियर? इनके पास मिल्क टीथ होते ही नहीं है। ओके, ये जन्म लेते हैं परमानेंट टीथ के साथ ही। मतलब ये क्या बोले इनके बारे में, चलिए छोड़िए, है ना। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको दिखाई देने लगा, है ना। अभी आगे चल के मैमल में क्या होगा कि मिल्क टीथ भी होंगे और परमानेंट टीथ भी होंगे, और परमानेंट टीथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, मिल्क टीथ कुछ समय के लिए रहेंगे। ओके, सो ये हो गया बैट के बारे में। ओके, क्लियर? एंड फ्रेंड्स, insectivorous bat have conical cusp on the grinding teeth for crushing insect। ये सब कुछ खाते हैं और चाइना वाले इनको खाते हैं, है ना। अब समझिए मैं किस तरफ थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं इस लेसन में। ओके, चलिए अब इसके बाद चिरोप्टेरा के बाद क्या आता है अभी, रोडेंट्स आते हैं, है ना। सो रोडेंटिया के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, रोडेंटिया की अगर बात करें, सो रोडेंट कौन कौन से हैं, रैट हो गया, माइस हो गया, स्क्विरल्स, गिनी पिग, है ना, which possesses chisels shaped front incisor for gnawing nuts and hard object। ओके, मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि जो चूहा है वो पिंजरे में बंद है और अपनी वो कलाकारियां दिखाता रहता है ना, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किया करो, है ना। मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही नॉलेज नहीं आती, सराउंडिंग का भी देखने से भी नॉलेज आती है ना, और उसको बुक से रिलेट करते तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ओके, सो रोडेंटिया के अंदर ये कुछ था। एंड फ्रेंड्स, दीज टीथ ग्रो थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू द वाइड ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी, बट दे आर worn out equally fast। क्लियर? ये जो पल्प कैविटी है ये पॉइंट क्या है जरा बताओ कमेंट्स के द्वारा, है ना। सो अब आता है लेगोमोर्फा। फ्रेंड्स, इन रैबिट also the upper incisor are chisel shaped, और chisel shaped इससे पहले किस में था, रोडेंटिया के अंदर। ओके, adapted for gnawing and canines जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होंगे। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, जो चिक टीथ है वो मॉडिफाई होंगे किसके लिए, फॉर ग्राइंडिंग। क्लियर?
यहां पे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए इस चीज की। एंड फ्रेंड्स, as in the other herbivorous, a big diastema is present. अब ये बताइए कि जो ये डायास्टीमा है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द, पता है किसी को, इंसीजर एंड प्रीमोलर, INCISORS, इंसीजर एंड प्रीमोलर। ओके, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोवोसिडिया। क्लियर, ये सारे ऑर्डर हैं। ओके, सो फ्रेंड, द ऑर्डर इंक्लूड्स एलिफेंट विच हैव अपर इंसीजर मॉडिफाइड एज ए लॉन्ग टस्क। और जब मैमल हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे इस तरीके से पूछे थे कि कोई ऐसा एलिफेंट बताइए कि जिसके अंदर टस्क प्रेजेंट ही ना हो, है ना, पूछा था ऐसा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए उसको, है ना, उस लेसन पे जाके। शुरुआत में क्वेश्चन पूछे थे और लास्ट में जाके आपको आंसर किया था। ओके, और आपने भी आंसर किए थे। एंड फ्रेंड्स, यहां पे क्या हुआ, इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, एलिफेंट, और इसमें क्या होगा, इंसीजर जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे लॉन्ग टस्क के अंदर, एंड विच आर यूज्ड फॉर डिगिंग रूट ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा कि जो हाथी होते हैं वो पेड़ उखाड़ के रख देते हैं ना, मतलब मिनट दो के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। एंड फॉर रिमूविंग बार्क्स फ्रॉम ट्री और फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ओके, और एक और मतलब इसका एक बोलते हैं ना, इलीगल तरीके से इसको बेचा भी जाता है। एवरेज सुना होगा ना आपने, तो वो इलीगल तरीके से उनकी सेल और परचेज भी होती है ना, सभी को पता है। और ये गैर कानूनी है, ये भी सभी को पता है, लेकिन फिर भी करते हैं। सो फ्रेंड, प्रीमोलर एंड मोलर आर अलाइक इन अपीयरेंस एंड दे हैव ब्रॉड एंड लोफोडोंट सरफेस। लोफोडोंट क्या होता है, पता है सभी को, है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, हैव ब्रॉड एंड लोफोडोंट सरफेस इन विच cusp unite to form circular lobes of ridge with silica deposited in the depression। अब जो ये सिलिका है वो और कहीं पे भी डिपॉजिट था, कहां पे था, पता है किसी को? हॉर्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसका डेंटल फॉर्मूला हमने बताया था, है ना, तो वहां पे भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था, सिलिका डिपॉजिट का। तो ये दो कंसेप्ट आप मिला के पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या आता है पता है, प्रोबोसिड्स के बारे में, सॉरी प्रोबोसाइडिया के बारे बाद क्या आता है, कार्निवोरस। ओके, सो कार्निवोरस में क्या क्या होंगे सभी को पता है ना, जैसे कैट हो गया, टाइगर हो गया, लायन, डॉग, वुल, जैकल्स, है ना, ये सारी चीजें। चलिए डिस्कस करते हैं वो भी। फ्रेंड्स, कार्निवोरस इंक्लूड्स कैट, टाइगर, लायन, डॉग, वुल, जैकल्स, बियर्स, है ना, एंड जो एक्वेटिक सील्स हैं, सी लायंस है और वॉलरसेस हैं, ये सारी चीजें कार्निवोरस हैं। ओके, सो देयर कैनाइन आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। कुत्ता अगर किसी के पीछे भाग पड़े तो मतलब काट के छोड़ता है ना, और उसके दांत कितने बड़े बड़े होते हैं, मेरे को तो ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई है मैंने बचपन के अंदर, है ना, तो कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे। सो फ्रेंड, देखिए, जो कैनाइन है वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, एंड डेगर लाइक फॉर टीयरिंग फ्लैश ऑफ द प्रे। अब ह्यूमन बीइंग तो उसका प्रे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में तो मतलब छेड़खानी करते ही रहते हैं बच्चे, तो उसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं फिर वो पॉइंट लगा ही देता है। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कैनाइन्स ऑफ वॉलरस आर मॉडिफाइड इनटू अ लॉन्ग टस्क। ओके, एंड फ्रेंड्स, carnassial teeth are enlarged teeth with pointed cusp, and these teeth also have sharp cutting edges and are called secodont teeth used for shearing flesh। secodont teeth पढ़ा था, पूरी की पूरी डेफिनेशन बताई थी, है ना, रिलेट कर लीजिए अब उसको। इट इज यूज्ड फॉर द शेयरिंग फ्लेश। ओके, अब बात आती है सिटेशिया की। सो फ्रेंड, there are no teeth in mystis,
और बैलेंस वेल। ओके, बैलेंस वेल के बारे में पॉइंट पहले भी आया था ना, डिस्कस किया था हमने शुरू वाली स्लाइड के अंदर। चलिए उसी से रिलेट कर लीजिए फिर इसको। देयर आर नो टीथ इन द बेलन वेल विच पोजेसेस बेलन प्लेट, यानी कि यहां पे जो टीथ है वो मॉडिफाई हो गए प्लेट्स के अंदर, हैंगिंग फ्रॉम द पैलेट दैट आर सुटेबल फॉर स्ट्रेनिंग प्लैंकटन फ्रॉम सी वाटर। क्लियर? अब देखिए जो ये है ना ओडोंटोसिटी और यू कैन से टूथिड वेल। ओके, सो यहां पे टीथ कैसे होते हैं? टीथ आर होमोडोंट एंड मोनोफायडोंट विच आर यूज्ड टू सीज फिश और अदर प्रेज। मोनोफायडोंट क्या थे, डायफायडोंट क्या थे और पॉलीफायडोंट क्या थे, तीनों में डिफरेंस बताया था पिछले वाले लेसन के अंदर, है ना। अब बात आ जाती है मार्सुपियल्स की। सो मार्सुपियल्स का लेसन भी आपने अटेंड किया होगा, है ना, जब हम मैमल्स की क्लास ले रहे थे। फ्रेंड्स, जनरली मार्सुपियल्स रिटेन मिल्क टीथ एक्सेप्ट द लास्ट प्रीमोलर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, हार्बिवोरस हैव ए डायस्टीमा एंड प्रीमोलर एंड मोलर मॉडिफाइड फॉर ग्राइंडिंग। डायस्टीमा क्या था, बताया था कुछ किसके बीच में प्रेजेंट होता है डायस्टीमा, बताइए जरा। अभी डिस्कस किया था मैंने। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। Herbivorous have diastema and premolars and molars that are modified for grinding. Okay, friends, अब हम बात करेंगे किसकी उस पॉइंट की जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा भाई? एडिनो हाइपोफाइसिस। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, एडिनो हाइपोफाइसिस हमने कहां पे पढ़ा था? एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट नंबर फर्स्ट में, है ना, यानी कि लेसन नंबर 50th में। और इसका जो लिंक है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, bit.ly/CLASS क्लास 50Z। ओके, इस लिंक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड, एडिनो हाइपोफाइसिस, देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी, PITUITARY। पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक पार्ट है। एक पार्ट तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब कौन सा कितने परसेंट होता है वो भी वहां पर डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एडिनो हाइपोफाइसिस तो होता है 75%, क्लियर। और न्यूरो हाइपोफाइसिस कितना होता है? 25%। ओके, देखिए अब इसके बारे में काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको उस लेसन में मिल जाएगी, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कौन सा? रेथेक्स पाउच। रेथेक्स पाउच हमने पिछले वाले लेसन में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, है ना, और उसको किससे रिलेट किया था? स्टोमोडियम से। क्लियर? सो स्टोमोडियम भी हमने पिछले वाले लेसन में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप्स एज ए डोर्सल इवेजिनेशन ऑफ स्टोमोडियम, दैट्स कॉल्ड द रेथेक पाउच। अब इसका क्या काम है? which constricts of to form the anterior and middle lobe of pituitary gland। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो क्या बनाता है? एंटीरियर और मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बच गया कौन सा? पोस्टीरियर, है ना। सो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो फ्रेंड, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द वेंट्रल इवेजिनेशन ऑफ डायनसेफेलॉन, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। क्लियर? सो ये क्या है? एक नर्वस पार्ट है। ओके, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना इससे रिलेटेड? होना भी नहीं चाहिए। ओके, अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा किसी भी समय। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक कर लीजिए और लेसन पे चले जाइए। ठीक है, 50th लेसन याद रखिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एक डाइजेस्टिव ट्रैक का थोड़ा सा ओवरव्यू, है ना।
मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फेरिंग्स हो जाएगा, ओइसोफेगस हो जाएगा ना, स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे। सो पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है कि एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में क्या डिफरेंस आए, है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है ना। यहां से और यहां जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा डायग्राम बना हुआ है ना। यही मतलब समझना है, वन बाय वन करके समझेंगे। सो साइक्लोस्टॉम से फिश में क्या चेंजेस, ओके। फिश से एलास्मोब्रैंक, एलास्मोब्रैंक से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टिलियंस, रेप्टिलियंस से बर्ड्स, और बर्ड्स से मैमल। और मैमल, मैन की तो बात ठीक है, लेकिन अगर केटल्स पे चले जाएं, मतलब गाय हो, भैंस हो, उनका अगर आप स्टमक देखते हैं तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। उसके बारे में मैं डिस्कशन में लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जब हम स्टमक डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर तब। अब देखिए, लैम्प्रे के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा सपाट, है ना। कुछ भी नहीं है, ऊपर से डाला और नीचे से बाहर, ओके। अब नेक्स्ट जो आया, गार यानी कि फिश, साइक्लोस्टोम से फिश। यहां पे क्या डिफरेंस आए, क्या चीजें ऐड हो गई, स्टमक है यहां पे, है ना। और आप ये मान के चलिए कि नाम मात्र स्टमक है ना। अब स्टमक में भी 3-4 पार्ट होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब स्टमक की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डिडनम भी है, पाइलोरिक सीका भी है, इंटेस्टाइन तो वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक आ गया, ठीक है, पाइलोरिक सीका आ गया, डिडनम आ गया, ओके। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और चेंजेस आए, है ना। फिर यहाँ पे आते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस आ गए, है ना। जैसे कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए, कोलन्स आ गया, है ना। कोलन्स क्या वहां पे था, नहीं था, क्लियर, समझ में आया डिफरेंस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे आके एक क्रॉप ऐड हो जाती है, ओके। अब बर्ड्स और मैमल्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ओके। सो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, ज्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं है। चलिए अब देखते हैं फेरिंग्स। फ्रेंड्स, अगर फेरिंग्स की आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे पॉइंट में दो तरीके से डेफिनेशन लिखी जा सकती है। देखिए, पहली तो मैं आपको बता देता हूं, फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई, एलिमेंट्री कैनल का, क्लियर। अब ये जो पार्ट है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, पहला कौन सा पार्ट, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी भी कह सकते हैं। और लास्ट का पार्ट कौन सा हो जाएगा, ओइसोफेगस, ओ ई एस ओ पी एच ए जी यू एस, ओके। सो ये इसके बीच का पार्ट है, समझ में आया कुछ, एंड इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द रेस्पिरेशन, ओके। अब देखिए, अब अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखना हो, मतलब एक अलग तरीके की क्या बोल सकते हैं, लाइन या फिर डेफिनेशन देनी हो, सो द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इमीडिएटली बिहाइंड द ओरल कैविटी और यू कैन से बकल कैविटी इज ए फेरिंग्स, और इट इज लाइंड विद द, इट इज लाइंड विद द एंडोडम, क्लियर, लिख लीजिए, एंडोडम इसके द्वारा लाइंड है, ओके। और अब इसको देखिए, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। सो इट इज ए कॉमन पैसेज सर्विंग बोथ फॉर द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एंड एज ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज यूज्ड एज द पैसेज फॉर फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द ओइसोफेगस,
क्लियर, एंड इट्स मसल इनिशिएट स्वेलोइंग, क्लियर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, मतलब क्या माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस यहां पे आएंगे, क्लियर। सो प्राइमरी फंक्शन रेस्पिरेशन, और वैसे अगर आप बोलते हैं जनरली तो दोनों के दोनों में हेल्प करेगा। ओके, सो फ्रेंड, इन फिशेस pharynx exhibit paired gill pouches containing gill lamella and gill slits opening to the exterior, wherein terrestrial vertebrate trachea opens into the pharynx। समझ में आ गया है ना। अब देखिए नेजल पैसेज से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। नेजल पैसेज opens into the oral cavity in all other vertebrate except mammals and crocodile। अब यहां पे क्या होगा, नेजल पैसेज opens far backward into the pharynx, allowing the oral cavity to handle food while breathing can go on uninterrupted। क्लियर, क्लियर। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम खाना खा रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं और सांस तो हमारा चल ही रहा है, तो फिर क्या होता है, क्या होता है, सभी को पता है ना, ये चीजें बहुत बार एक्सपीरियंस की होंगी, धांस चली जाती है, मतलब खांसी आने लगती है ना, और फिर हम क्या बोलते हैं कि जो खाना है वो सांस वाली नली में चला गया है ना, मतलब उल्टा सीधा हो गया, फिर हम कुछ ना कुछ देसी इलाज करते हैं, है ना। सो ये चीजें सभी को पता है। फ्रेंड्स यहां तक तो हो गया ये। अब देखिए दो टर्म आती है, कौन कौन सी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको नोट डाउन कर लीजिए और डेफिनेटली आपको काम आएंगे ही आएंगे। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस लिख लीजिए, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस, और दूसरा कौन सा है, ग्लोटिस, GLOTTIS। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये है क्या एक्चुअली, ये पता होना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स एट दिस टाइम लैरिंग्स, देखिए जो अनइंटरप्टेड चल रहा है ना सब कुछ, मतलब बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। सो लैरिंग्स इज पुल फॉरवर्ड टू लाई अगेंस्ट ए फ्लैप टिश्यू, सो दैट्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। यानी कि आप एपिग्लोटिस को क्या बोल सकते हैं, फ्लैप टिश्यू। इज इट करेक्ट, है ना। अब देखिए, अब ये जहां पे जाके क्या होगा, जो बंद करेगा किसको, ट्रैकियल ओपनिंग को। ओके, जो ट्रैकियल ओपनिंग को बंद करेगा उसको आप बोलेंगे ग्लोटिस। इज इट क्लियर। अब समझिए इस चीज को, इस लाइन से रिलेट कर लीजिए, अनइंटरप्टेड को ध्यान रखना है, क्लियर। सो लैरिंग्स is pulled forward to lie against a flap of tissue that's called epiglottis, and which close the tracheal opening, that's called glottis। क्लियर, क्लियर है ना, लिख लीजिए, ट्रैकियल ओपनिंग को जो क्लोज करे। ओके, समझ में आ गया, चलिए। सो फ्रेंड द नेजल ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय द सॉफ्ट पैलेट, और यू कैन से विल्ला। सो ये क्या है भाई, कल मैंने बताया था कुछ पिछले वाले लेसन के अंदर, है ना, क्या था, जैसे कि आप मुंह खोलते हैं, है ना, शीशे के सामने खड़े हो गए और ऐसे बोलिए आ, तो वो आपको दिखाई देगा एक हैंगिंग पार्ट, है ना। सो दैट्स कॉल्ड, और उसको हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कागला, है ना। फ्रेंड्स बार बार यही चीजें बोलता हूँ कि थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिएगा ना। सो फ्रेंड विल्वा विच इज ए फ्लैसी elongation hanging downward from the soft palate। सॉफ्ट पैलेट क्या है, इसको हम तालवा बोल सकते हैं, है ना। बचपन में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या बोला जाता है कि उनके सिर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, है ना, कि तालवा नीचे ना चला जाए। ऐसा कुछ सुना होगा आपने, दादी माँ से सुना होगा, मम्मी से सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको जोड़ के फिर पूरा का पूरा जो लेसन है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। ओके, so friend, as you know, in all other vertebrate except mammal,
as long as food remains in the oral cavity, breathing has to stop. ओके, मतलब मैमल्स के अंदर क्या होगा कि खाना भी चल रहा है, सांसें भी चल रही हैं, और मैंस के अंदर तो अगर हम बात करें मतलब ह्यूमंस के अंदर तो बातें भी चल रही है ना। तीनों चीज एक साथ करता है, यानी कि मल्टीटास्किंग है। ओके, और ये गंदी आदत भी है, अच्छी आदत तो नहीं कह सकते इसको, है ना। उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये हमारा एक एक्सक्लूसिव फीचर है। ओके, सो अब हम किसकी बात करें भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्या होगा भाई, ऑयसोफेगस। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ऑयसोफेगस की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि ऑयसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल को आप किन बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब वो 4 से 5 पॉइंट या फिर 2 से 3 पॉइंट कौन से लिखेंगे जिनसे आप बता पाएं कि ये ऑयसोफेगस है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और मैं इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। चलिए वो भी जानेंगे। ओके, उससे पहले क्या होता है, ऑयसोफेगस इज ए नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स विद स्टमक एंड इज जनरली एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ नेक। जैसे हम बोल देते हैं ना, बचपन में आपने सुना होगा कि आसमान में कितने तारे, है ना। फिर हम क्या बोलते थे, जितने हमारे सर में बाल हैं उतने तारे, मतलब सर के बाल गिने नहीं जाते, तो इसी तरीके से जो आसमान के तारे हैं वो भी नहीं गिने जा सकते, है ना। हम ऐसे ही नंबर देते हैं, मिलियंस, बिलियंस, ऐसे ट्रिलियंस, है ना, ये सब बोल देते हैं। तो इसी तरीके से है, जनरली इसका साइज कितना होगा, जितनी आपकी नेक होगी यानी कि जितनी आपकी गर्दन होगी उतना ही इसका साइज होगा इसोफेगस का। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, इट हैज नो serous coat and inner mucosa bears a longitudinal fold that give it enormous power of distension to allow large food to pass through it by the peristalsis। peristalsis मूवमेंट पता है ना सभी को, है ना। अगर नहीं भी पता है तो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मैमल्स के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे एक यूनिट के अंदर। ओके, पेपर सेकंड में। सो फ्रेंड, फिश की अगर ऑयसोफेगस की बात करें, सो फिश ऑयसोफेगस इज वेरी शॉर्ट बियरिंग लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, बट इन बर्ड्स एंड मैमल्स इट मे बी वेरी लॉन्ग एज इन द जिराफ। जिराफ आपने फोटो के अंदर देखा होगा ना, वैसे रियलिटी में तो नहीं देखा होगा। सो वेर इट हैज टू मैच द होल लेंथ ऑफ नेक। अब अंदाजा लगा लीजिए जिराफ की जो गर्दन है वो कितनी बड़ी होती थी। सो इसी हिसाब से जो ऑयसोफेगस है उसकी भी लेंथ ज्यादा होती होगी, है ना, क्योंकि जनरली हम बात क्या कर रहे हैं, जनरली एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ नेक, यही बोला ना। चलिए, सो इसी तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एलिमेंट्री कैनाल और ऑयसोफेगस में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं 2 से 3 के बीच में। ऑयसोफेगस जो रेप्टाइल्स की है, इट इज मोर इलोंगेट देन दैट ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, की पॉइंट है ये। क्लियर। अब इसके जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 3 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर, ऑयसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल। सो इट हैज नो विसरल पेरिटोनियम बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द सीलोम कह लीजिए या फिर कोइलम कह लीजिए। ओके, एंड इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर इज ए थिन ट्यूनिका एडवेंटिया। ये ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है। ओके, और उसके अलावा यहां पे क्या नहीं है, विसरल पेरिटोनियम नहीं है। क्यों नहीं है वो कारण मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द सीलोम और या फिर कॉइलम कह लीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। द मसल फाइबर इन इट्स एंटीरियर पार्ट आर स्ट्रिप्ड एंड मिडल पार्ट
हैज बोथ स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इट हैज ओनली अनस्ट्रिप्ड मसल्स। देखिए यहां पे क्या कुछ समझ में आया, एंटीरियर पार्ट स्ट्रिप्ड है, मिडल पार्ट दोनों है स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड, और पोस्टीरियर पार्ट अनस्ट्रिप्ड है। समझ में आ गया। बट देर आर एक्सेप्शन इन रूमिनेटिंग मैमल्स। रूमिनेटिंग मैमल्स से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, है ना, मतलब जो केटल्स हैं। ओके, एंड ऑल द मसल आर स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री। यहां पे ये कंसेप्ट है, सिर्फ रूमिनेटिंग मैमल्स को छोड़ दीजिए जिनमें सारी के सारी मसल्स स्ट्रिप्ड होंगी और वॉलेंट्री। क्लियर, इसको भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल एंड नॉट ऑफ कॉलमनार सेल्स। क्लियर, सो ये तीन डिफरेंस थे, ओके, जिनके बेसिस पे आप अलग अलग बता सकते हैं कि ये ऑइसोफेगस है और ये एलिमेंट्री कनाल है, यानी कि तीन फैक्ट थे। ओके, अब क्या आता है अपने पास, क्या आता है अभी, स्टमक। ओके, और स्टमक को काफी ध्यान से देखिएगा। जो काऊ का स्टमक है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, दो तरह के डायग्राम है, दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक को हम स्पेशली काऊ से रिलेट करेंगे और एक जनरल डायग्राम होगा। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्टमक की डेफिनेशन क्या होगी और स्टमक का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ये तो सभी को पता होगा, है ना। सो एज यू नो, स्टमक इज ए मस्कुलर चैम्बर और यू कैन से सीरीज ऑफ चैम्बर दैट सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड swallowed, macerating or churning it into pulp by peristalsis movement, and secrete and mix certain digestive juices with it for the digestion of nutrients. Clear? अब ये सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे कि भाई ये खाना स्टोरेज करता है ना, और आप ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये कह सकते हैं। और जब खाना यहाँ पे आता है तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होके आता है और सिक्रेशन होता है उनका। सभी को पता है ना कौन कौन से जूस सिक्रेट होते हैं, है ना। यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब इसका टाइम आएगा तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या पॉइंट निकल के आया कि प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका। फ्रेंड्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक continues to be storage of large quantity of food that has been swallowed। लेकिन भैया इसकी भी कुछ कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, है ना, फिर फट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और की पॉइंट आपके लिए बता देता हूं कि प्रैक्टिकली स्टमक किस किस के अंदर नहीं होता है। पहला तो है साइक्लोस्टोम्स, ओके। दूसरा क्या है भाई, चिमराज। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, CHIMERAS। इसके अलावा लंग फिशेस, ओके। एक फिश और है, कुछ प्रिमिटिव है किसके, टेलियोस्ट फिश, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, TELEOST, टेलियोस्ट फिश। यहां पे प्रैक्टिकली स्टमक नहीं होगा। क्लियर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी यहां पे नहीं होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे पॉइंट की। ओके, साइक्लोस्टोम्स पे आ जाते हैं पहले। सो फ्रेंड, क्या समझते हैं साइक्लोस्टोम में क्या है, मतलब सीधा सीधा पॉइंट तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे स्टमक है ही नहीं प्रैक्टिकली, है ना। लेकिन अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, इन लार्वल साइक्लोस्टोम stomach is ciliated, which is quite useful in pushing detrivorous diet backward on which they feed, but in adult lamprey stomach is indistinguishable। समझ में आ गया, है ना, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब फिश के अंदर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इन मोस्ट ऑफ द फिशेस
stomach continues to be narrow and long to adjust inside the elongated body cavity, but in elasmobranch it is J-shaped and measures about half the length of the entire digestive system. क्लियर? क्लियर? ये पॉइंट आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे. ओके, डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगा, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर थोड़े थोड़े डायग्राम दिए हुए हैं. ओके, एम्फीबिया की अगर बात करें, सो यूरोडेल्स हैव स्ट्रेट स्टमक while urodels have straight stomach with hardly any digestive function assigned to it. But frogs और toads में बात करें तो frogs and toads cardiac end is wide and pyloric end is small. अभी जो कार्डिक एंड है, पाइलोरिक एंड है, और कौन से एंड होते हैं? फंडस होता है ना. ये सारी चीजें जो पॉइंट जो मैंने बताया ना, मतलब ये मैं डिस्कस भी करूंगा कि कौन सा पार्ट कहां पे है. ओके, चलिए अब एम्फीबिया के बाद क्या आता है अभी? रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स में अगर देखें, सो रेप्टाइल्स में क्या आ गया? जैसे स्नेक्स हो गया, है ना, लिजर्ड्स. They have elongated stomach that fit inside their elongated abdominal cavity, but in turtle the stomach is narrow U-shaped tube. Clear? देखिए ये टॉर्टोइस है यहाँ पे, है ना, और ये टर्टल है. क्लियर? ये यूरोडेल्स है, ये स्लेमेंडर है, ये शार्क, सील, लंगफिश, पीजन, प्लेटिप्स, डॉल्फिन, ये रुमिनेंट का, ये रैबिट, ये मैन और ये कंगारू. अब ये जो रुमिनेंट और मैन है ना, मैन का मैं यहीं पे डिस्कस कर लूंगा थोड़ा सा ना, इसके पॉइंट में आपको बता दूंगा कि ये इस पार्ट को हम ये बोलेंगे, इस पार्ट को हम ये बोलेंगे. ओके, चलिए अब ये तो हो गया टर्टल्स के अंदर नैरो यू शेप्ड ट्यूब जैसा, है ना, दिख रहा है ना आपको, ये यू शेप्ड ही है ऐसे ऐसे करके. ओके, अब क्रोकोडाइल का क्या? क्रोकोडाइल हैव हाईली स्पेशलाइज्ड स्टमक दैट इज हाईली कर्व्ड एक्सेप्ट फॉर द टॉर्टोइस. डाइजेस्टिव ग्लैंड आर स्ट्रांगली डेवलप्ड इन द स्टमक ऑफ रेप्टाइल्स. इज इट क्लियर? अब बर्ड्स की बात कर लेते हैं. फ्रेंड्स, bird stomach is modified greatly into the glandular proventriculus and horny gizzard that is necessary to grind seeds and other type of food that they need to swallow whole in the absence of teeth. Is that clear? है ना, बड़े सिंपल से पॉइंट है, इनको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट रिलेट कर लीजिए, आपको इनडायरेक्टली समझ में आ जाएगा, है ना. और ये जो डायग्राम्स है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाँ इसके अंदर ये चेंजेस आ रहा है, इसके अंदर ये चेंजेस आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको सारा कुछ याद रह जाएगा, है ना. अब अगर मैमल्स की बात करें, सो मैमल्स में देखिए र्यूमिनेंट भी मैमल्स के अंदर ही आएगा. ओके, अब मैमल्स के अंदर सबसे पहले आता है मोनोट्रेम्स. सो मोनोट्रेम्स स्टमक इज सेक लाइक but lacks gland, and in the ungulates and cetacean the gland occur in the pyloric portion only. Okay, and stomach is large sac meant to accommodate large quantity of food that must be swallowed quickly when available before the arrival of predator and competitors. मतलब मैमल्स के पास सारी की सारी कैपेसिटी है, ये जितना चाहे खा सकता है, जितनी बकवास करना चाहे वो कर सकता है ना, मतलब मर्जी का मालिक. ओके, अब देखिए, अब जो मैन का क्या बोलते हैं स्टमक है, उसके अंदर 4 पोर्शन है. ठीक है, अब 4 पोर्शन के नाम क्या क्या होंगे, मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दे देता हूं. ठीक है, ये तो है आपका नंबर 1. ओके, और ये जो रीजन है इसको दे देते हैं हम नंबर 2. क्लियर? और ये जो रीजन है इसको आप दे देते हैं नंबर क्या, नंबर 3. ओके, जस्ट यहां पे लिख लीजिए नंबर 3. नंबर 4 कहां पे जाएगा फिर?
ये रहा। ओके, ये हो गया आपका नंबर 4। ओके, अब देखिए नंबर 1 क्या है, ऑइसोफेगस। ठीक है, नाम अगर इनका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम होंगे उनके अंदर नंबरिंग थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, वहां पे मैं फिर से आपको बता दूंगा, इस नंबरिंग के हिसाब से नहीं जाना है आपको। ओके, सो नंबर 1 तो हो गया ऑइसोफेगस। स्पेलिंग क्या होगी, सभी को पता है ना, क्या होगी भाई, OESOPHAGUS, ऑइसोफेगस। नंबर 2 पे क्या होगा, फंडस, FUNDUS, फंडस। और नंबर 3 पे कार्डियक, CARDIAC। ओके, कार्डियक। और नंबर 4 पे क्या हो गया, पाइलोरिक, PYLORIC। क्लियर। अब ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलेंगे, ये पता है किसी को, इसको आप क्या बोलेंगे भाई, बताओ जल्दी से। ये जो डिडनम है ना, उसका सुपीरियर पोर्शन कह सकते हैं। क्लियर, SUPERIOR, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, DUODENUM। ओके, समझ में आ गया है ना, मैन वाला क्लियर है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रूमिनेंट का। और जो ये जो आप देख रहे हैं इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके पार्टीशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करते हैं ये। ओके, और ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है। पहले वाला जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, पता है किसी को, किसी ने ऐसा कुछ डायग्राम देखा है कहीं पे किसी बुक के अंदर, नहीं देखा होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये जो है वो स्पेसिफिकली है किसके लिए, काउ के लिए। ओके, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं समझा दूंगा किस तरीके से पूरा फ्लो हो रहा है। ओके, और ये जो है वो एक जनरल है। ओके, सो रुमिनेंट को आप क्या बोल सकते हैं भाई, RUMINANT। रुमिनेंट का दूसरा नाम कड च्यूइंग मैमल कह सकते हैं, है ना, CUDCHEWING, कड च्यूइंग मैमल कह सकते हैं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टमक का, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला कौन सा है, ये वाला, ठीक है, र्यूमन। ओके, र्यूमन कह लीजिए, चाहे पाउंच कह लीजिए या पाउच कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलम, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इट इज ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद मतलब यहाँ पे रफ लाइनिंग है। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, रफ लाइनिंग है। उसके बाद क्या है, ओमासम, ये रहा अपने पास तीसरा पार्ट, ओमासम। और चौथा पोर्शन क्या है भाई, चौथा पोर्शन रेनेट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, रेनेट का दूसरा नाम एबोमेसम। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं यहाँ पे। ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ्लो कहाँ से शुरू हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि फ्लो कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक आया। ओके, फिर यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, अब यहाँ से जाके फिर कहाँ पे आएगा, जस्ट ए सेकेंड, फिर ये वापस आया। ओके, फिर ये यहाँ पे टर्न किया और इसमें से मतलब बहुत सारे चक्कर इसने काटे हैं। ठीक है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है, कौन क्या सीक्रेट करता है, एक जो गैस्ट्रिक ज्यूस है उसको कौन सीक्रेट करता है, पता है किसी को, गैस्ट्रिक ज्यूस कौन सीक्रेट करेगा रूमिनेंट के अंदर, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक ज्यूस इज सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ अबोस्मस
एंड पाइलोरिक पोर्शन। क्लियर? क्लियर? पाइलोरिक पोर्शन नहीं कहेंगे, पाइलोरस। क्लियर? और ये क्यों सीक्रेट होगा गैस्ट्रिक जूस? फॉर द फर्दर डाइजेशन। ओके, ये रहा आपका पाइलोरस, और दूसरा क्या था? एबोस्मस। ठीक है, ये सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस। क्लियर हो गया? चलिए फ्रेंड्स, अब जो कार्निवोर स्टमक जो होता है वो क्लियरली डिवाइड होता है किसके अंदर? 3-4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, क्लियर, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। ऐसा ही कुछ ह्यूमंस के अंदर भी था, है ना? और ऐसा ही कुछ आप यहां पे भी देखेंगे। ओके, कौन सा पार्ट है वो मैं सारा आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स, यहां पे क्या होगा कि जो कार्निवोर है उसके अंदर क्या होगा, जो फंडस है वो एम्प्टी रहेगा। क्लियर? ये खाली रहेगा और यहां पे गैस प्रेजेंट होगी। किसमें बात कर रहा हूं मैं? ये कार्निवोर्स के अंदर। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे जो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना? क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायग्राम बना के जरूर आना है। ठीक है? सो नंबर 1 कौन सा है? ओइसोफेगस, OESOPHAGUS। नंबर 2 पे क्या है भाई? नंबर 2 ये है ना, और यहाँ पे ये है। सो नंबर 2 पे क्या है? कार्डियक रीजन, लिख लीजिए, CARDIAC, कार्डियक। नंबर 3 ये रहा। नंबर 3 पे क्या है? फंडिक रीजन, FUNDIC। नंबर 4 पे क्या बच गया फिर? नंबर 4 पे है पाइलोरिक, PYLORIC। ठीक है? अब सभी के अंदर इनको रख के देख लीजिए कहां पे कौन सा रीजन किसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है? समझ में आया? है ना? आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे आप बता सकते कमेंट्स के द्वारा, और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो कार्निवोर का आपको समझ में आ गया कि फंडस रीजन खाली रहेगा, यहाँ पे गैस प्रेजेंट होगी। सो फ्रेंड, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप क्या बोल सकते हैं? आवर ग्लास ऑफ स्टमक। ठीक है? और ये जो आर ग्लास है ये किस में प्रेजेंट होगा? इट इज फाउंड इन प्राइमेट्स एंड रोडेंट। जहां पे क्या होगा, जो कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट है वो डिवाइड होगा बाय ये यू कैन से कंस्ट्रिक्शन। क्लियर? सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टमक के। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटेस्टाइन। ओके, और इंटेस्टाइन कितने तरह की है? 2 तरह की। कौन कौन सी? पहली स्मॉल, दूसरी लार्ज। ओके, क्या कुछ डिफरेंस है? क्या नाम से पता चल जाता है कि स्मॉल ये है, लार्ज ये है ना? नहीं, इसके कुछ बेसिक्स जानते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, नैरो एंड इट इज क्वाइल्ड ट्यूब आफ्टर द पाइलोरस। पाइलोरस समझते हैं क्या होता है ना? रूमिनेंट वाले में देख लिया था स्ट्रक्चर कि पाइलोरस ये है। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इट। क्लियर? अब देखिए, अगर साइक्लोस्टोम्स में जाए तो क्या है, फिशेस के अंदर क्या है, एम्फीबियंस के अंदर क्या है, रेप्टाइल्स में क्या, बर्ड्स में क्या, मैमल्स में क्या, सारा कुछ बेसिक डिफरेंस आपको पता चलता चला जाएगा 1 बाय 1 करके। ओके, सो फ्रेंड, लार्ज के बारे में क्या लिखेंगे? देखिए, स्मॉल के बारे में आप कुछ चीजें और नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहला होता है ड्यूडेनम, DUODENUM। ड्यूडेनम किस शेप का होता है? जे शेप का, सॉरी जे शेप का नहीं, यू शेप का होगा। ओके,
सॉरी अबाउट दिस, इट इज यू शेप्ड। और उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा होगा, पता है किसी को? दूसरा पार्ट जेजेनम, जे ई जे यू एन यू एम। जेजेनम कैसा होगा? लॉन्ग एंड कॉइल्ड पोर्शन, क्लियर। और उसके बाद अपने पास आ जाता है इलियम, आई एल ई यू एम, ओके। और इलियम को आप कह सकते हैं हाईली कॉइल्ड एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और लार्ज के अंदर क्या कुछ लिखेंगे? इसको आप सिंपली ये कह सकते हैं, इसका जो डायमीटर है, क्या चीज? डायमीटर जो है वो कैसा होगा? इट इज लार्जर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे अगर इसकी लेंथ देखते हैं तो वो छोटी है। मैं पता नहीं 9वीं क्लास में था शायद, उस समय सर ये बता रहे थे कि लार्ज जो इंटेस्टाइन है वो तो छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। तो फटाक से क्वेश्चन आना लाजमी था कि ऐसा कैसे। फिर ये जो डाउट है वो वहां पे क्लियर हो गया था कि ये ऐसा है, क्लियर। तो ये सारी चीजें मतलब जो मेरे से साथ हुई है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस, है ना, जिससे आपको ये पॉइंट डेफिनेटली क्लियर होगा, है ना। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ते चले जाइए, है ना। और इतना ही यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। अब अगर इसके पोर्शन की हम बात करें, सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सभी को पता होगा, है ना। क्या क्या होता है भाई? जैसे कि सीकम, सी ए ई सी यू एम। और इसके अलावा कोलन होता है यहाँ पे, है ना। और कोलन के अलावा रेक्टम, है ना। जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वहां पे आपको एक बेस्ट एग्जांपल, सॉरी बेस्ट एग्जांपल नहीं, बेस्ट डायग्राम मिल जाएगा ना, उससे बेस्ट डायग्राम कहीं पे भी नहीं है। चलिए अब जो इंटेस्टाइन है उसकी जनरल बातें करते हैं, ओके। सो फ्रेंड, इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल और लार्ज का तो आपको पता लग गया, लेकिन डेफिनेशन आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाए कि इंटेस्टाइन क्या है, चलिए बताइए। इट इज part of alimentary canal between the stomach and anus, or you can say cloaca, and the primary site of digestion and absorption कह सकते हैं, या फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो डाइजेशन है यहाँ पे, डाइजेशन इज alkaline as bile and pancreatic juice are released into the duodenum, which is attached to the pyloric part of the stomach, क्लियर। पाइलोरिक पार्ट कौन सा था? लास्ट वाला, नंबर 4, ह्यूमन बीइंग में मैं बात कर रहा हूं, ओके। बाकियों में तो कुछ अलग अलग ही था। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें किसकी? साइक्लोस्टोम्स की। सो साइक्लोस्टोम्स में क्या कुछ? इंटेस्टाइन इज स्ट्रेट, देखी होगी आपने, है ना, मतलब ऊपर से डाला और नीचे से निकल गया, जैसे एक सीधी नलकी होती है ना, वैसा कुछ। इंटेस्टाइन इज स्ट्रेट, slightly enlarged on the posterior side to form rectum and terminates into the anus that opens in the cloacal depression, क्लियर। क्लियर, सबसे सिंपल है साइक्लोस्टोम्स के अंदर। अब फिशेस के अंदर आए तो क्या? इंटेस्टाइन ऑफ फिश इज शॉर्ट, वाइड एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऑल्दो सम टीलोस्ट possesses a spirally twisted intestine, ठीक है। ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये आपको ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इसी तरीके से अगर लंग फिश की हम बात करें, सो लंग फिश ऑल्सो हैव क्लोइकल सीकम टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। अब देखिए, एक तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसे 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 करके है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ? सरफेस एरिया ही तो इंक्रीज हुआ, है ना, और कुछ तो इंक्रीज नहीं हुआ। अब देखिए जो बोनी फिशेज है that do not have a spiral wall but have many hollow finger like pyloric ceca instead attached between the pyloric stomach and duodenum. अब इनका काम क्या है? which perform the same function to increase the digestive area of intestine. वहां पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था, यहां पे डाइजेस्टिव एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब एम्फीबिया की बात करें फ्रेंड्स,
एम्फीबियंस की बात करें तो लिम्बलेस एम्फीबियंस पे आते हैं पहले। लिम्बलेस एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंड इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, यूरोडेल्स हमने पढ़ा था, यूरोडेला, एन्यूरा पढ़ा था, है ना। सो यूरोडेल्स एंड एन्यूरेंस, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसी होगी, शॉर्ट एंड स्ट्रेट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई इलियोकॉलिक वॉल्व। ठीक है। अब आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि भाई ये दोनों सेपरेट कैसे होती है ना, तो आपको ये आंसर करना है, इलियोकॉलिक वॉल्व। एम्फीबियन तक क्लियर? अब चलते हैं रेप्टाइल्स पे, फिर बर्ड्स पे, फिर मैमल्स पे। ओके। अब बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसी होगी, इलोंगेटेड, कॉइल्ड एंड यूनिफॉर्म इन डायमीटर। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, सो लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंड यहां पे भी इलियोकॉलिक वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होगा इन दोनों पोर्शन के बीच में, यानी कि ये इनको अलग अलग करेगा। क्लियर? अब बर्ड्स के अंदर क्या, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीज इन बर्ड्स बट लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्ट, स्ट्रेट एंड टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका। एंड फ्रेंड्स, most of the birds possesses one or two colic ceca that increase the absorptive surface area of intestine। ठीक है, ये जो है ना ये इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, चलिए अब आते हैं मैमल्स पे, और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? सो देखिए यहां पे क्या होता है, intestine is more arboreal। Clear? The small intestine is divided into duodenum, jejunum, ileum and the large intestine differentiated into colon, rectum। और इसके अलावा एक पार्ट और था, सीकम। ओके, उसको भी ध्यान रखना है। अब जेजुनम का कितना साइज है, जेजुनम इज अबाउट 8 feet long in man and has a leaf like large villi। Clear? And ileum is about 12 feet long and has a finger like 1 millimeter long villi for aiding absorption। क्लियर है ना। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जो है जब हम स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और विलेज जो है ना वो बाहर का पोर्शन है, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू कैन सी ये, ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन है ना इसको हम विलेज बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा अभी तो, है ना। 12th क्लास में, 11th क्लास में ये पढ़ा होगा सारा कुछ, 11th में। सो अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको अगर देखे जाऊं यहाँ पे, क्रिप्स ऑफ लेबरक्यूहन किसे कहते हैं, पूछ लूँ यहीं पे? नहीं, है ना, वहाँ पे पूछेंगे जब हम इसका टाइम आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जेजुनम का मीनिंग क्या है, जेजुनम इट मीन्स एम्प्टी। क्लियर है? क्लियर है? इसका जो लेंथ है वो आपको पता लग गया, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स कार्निवोर्स की अगर बात करें, यहां तक तो ये हो गया विले के बारे में। ठीक है, कार्निवोर इंटेस्टाइन मेजर्स, इट मेजर्स ओनली 5 to 6 टाइम द लेंथ ऑफ बॉडी। क्लियर? अब देखिए कार्निवोरस के अंदर क्या होगा, 5 to 6 टाइम्स। अब इसी तरीके से अगर किसकी बात करें, हर्बीवोरस की, सो हर्बीवोरस में क्या होगा, HERBIVORES। हर्बीवोरस में ये हो जाएगी इसकी लेंथ, इट इज अबाउट 20 to 28 टाइम्स। ओके, क्लियर? ये बॉडी लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए फ्रेंड्स, इन कार्निवोरस इंक्लूडिंग मैन, सीकम इज रिड्यूस्ड एंड अपेंडिक्स रुडिमेंट्री। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है ना,
सो अपेंडिक्स जो है वो रिडिमेंट्री है, लेकिन मतलब कुछ एक्सेप्शन तो होते ही है ना। सो फ्रेंड, रेक्टम इज स्मॉल एंड ओपन्स टू द एक्सक्रीटरी, क्लियर, by anal opening except in the monotremes where there is shallow cloaca, क्लियर। समझ में आ गया मैमल्स के बारे में, है ना। और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल वाले में है ना सारा कुछ। सो वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं लीवर की और पेनक्रिया की। सो फ्रेंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आता है सबसे पहला पार्ट लीवर, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज। अब देखिए, जो लीवर है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये होता क्या है ना, और कहाँ पे प्रेजेंट है भाई। क्या हम इसको लीवर बोल सकते हैं? बिल्कुल, है ना। पेनक्रिया कहाँ पे है? ये यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, चलिए। सो फ्रेंड, द मेन फंक्शन ऑफ लीवर इज एसिमिलेशन एंड treatment of food after it has been digested and absorbed in intestine, clear। अब देखिए, new type of protein and fats are synthesized in liver, ये की पॉइंट है और सभी को ये पता होना चाहिए, क्लियर। बट यहां पे क्या होगा, जो लीवर है वो एक जूस भी सीक्रेट करता है। कौन सा? बाइल जूस। So friend, liver also produce bile juice that contains the bile pigments, clear। अब ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में गॉल ब्लैडर, ये वाला, क्लियर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर जो है that opens by the cystic duct into the bile duct for quick release whenever required, क्लियर है। सिस्टिक डक्ट कहाँ पे है? ये रही। समझ में आया? गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर दैट ओपन्स बाय सिस्टिक डक्ट इनटू द बाइल डक्ट फॉर क्विक रिलीज। ओके, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। और लीवर को आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे एग्जाम के अंदर। और इससे ज्यादा अगर आपको लिखना हो तो इसका वेट बता सकते हैं कितने से कितना, 1.2 kg से लेके 1.5 kg। ओके, और यहाँ पे आप कह सकते हैं दो लोब प्रेजेंट होती है, क्लियर। दो लोब प्रेजेंट होती हैं, पहली होगी राइट और दूसरी लेफ्ट। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे सिचुएटेड होगा? इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। सभी को पता है ना ये तो, है ना। ये मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं और किसी के अंदर बात नहीं कर रहा। सो फ्रेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो क्या है? GLISSONSCAPSULE, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल क्या है, पता है किसी को इसके बारे में? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपने हिपेटिक लोब्यूल्स सुना होगा, है ना। हिपेटिक लोब्यूल्स क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर दैट कंटेनिंग हिपेटिक सेल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, क्लियर। अब क्या होता है, ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ, जिसको आप क्या बोलेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, समझ में आ गया ग्लिसन कैप्सूल क्या है ना। अब देखिए, अगर बात करें साइक्लोस्टोम्स की, फिशेस की, एम्फीबियंस की, है ना, अलग अलग, तो क्या पॉइंट यहां पे लिखेंगे? साइक्लोस्टोम्स के जो अंदर जो लीवर है वो यूजुअली स्मॉल होगा, है ना, और सिंगल लोब होगा। किसके अंदर? लैम्प्रे के अंदर। बट जो हैग फिश है उसके अंदर बाइलोब्ड होगा, क्लियर। और जो गॉल ब्लैडर है वो एब्सेंट होगा लैम्प्रे के अंदर, बट ये प्रेजेंट होगा किसके अंदर? हैग फिश के अंदर, क्लियर। बट इन लार्वल स्टेज बोथ गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट आर प्रेजेंट इन ऑल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लार्वल स्टेज में क्या है?
और अडल्ट स्टेज में क्या है। अब फिशेस की बात करें, सो फिश के अंदर लीवर कैसा होगा, लार्ज एंड लॉब्ड, ओके। और जो गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट सम शार्क। एम्फीबिया की बात करें, सो लीवर लार्ज होगा फॉर द बॉडी साइज, लॉब्ड होगा और गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। सो देयर इज नो इंपॉर्टेंट डेविएशन फ्रॉम एम्फीबियंस इन रेप्टाइल्स। इन सेक देयर इज ए सिंगल एलोंगेटेड लॉब, और यहां पे क्या होगा, गॉल ब्लैडर ऑलवेज प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर लीवर ऑलवेज लॉब्ड, क्लियर, और गॉल ब्लैडर इज समटाइम एब्सेंट इन एज इन पिजन इन विच बाइल डक्ट ओपन्स डायरेक्टली, क्लियर। और मैमल्स के अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलप होगा, क्लियर। सो देर आर मेनी मोर वेरिएशन इन मैमल एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। There are two main lobes which are subdivided into a many 6 or 7 sublobes, क्लियर। अब देखिए यहां पे जो गॉल ब्लैडर है, क्या चीज, गॉल ब्लैडर, GALLBLADDER, ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। फ्रेंड्स, इट इज जनरली एब्सेंट इन दोज हुज डाइट डज नॉट इंक्लूड मच फैट, क्लियर। मतलब ये एब्सेंट होगा जो फैट नहीं लेते हैं, ओके। जो फैट लेंगे उनके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, ओके। समझ में आ गया गॉल सॉरी लीवर के बारे में, है ना। अभी बात आती है किसकी, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। सो फ्रेंड, अब अपने पास आता है पेनक्रियाज, और डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही पार्ट है। पहला कौन सा था, लीवर, दूसरा कौन सा है, पेनक्रिया। तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। और ये किस किस में डिवाइड हो सकता है, हेड, बॉडी और टेल, क्लियर है फ्रेंड्स। कहां पे प्रेजेंट होगा, इट लाइज इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। और देखिए पेनक्रिया को आप क्या कह सकते हैं, इट इज द कंपाउंड ग्लैंड। ये हमने पढ़ा भी था, कहां पे पढ़ा था, जब ग्लैंड वाला लेसन हमने पढ़ा था, है ना। कौन सी ग्लैंड का था भाई, पता है किसी को, एंडोक्राइन ग्लैंड का, है ना। पेनक्रियाज के बारे में वहां पे डिस्कशन हुआ था, आप उस लेसन में भी थोड़ा सा जाके देख सकते हैं, ओके। सो इट इज कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहां पे दोनों होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ओके। एंड फ्रेंड्स, इट इज इलोंगेटेड ऑर्गन situated between the limbs of the U-shaped duodenum, ओके। ड्यूडेनम का U shaped होता है ना। सो यहां पे देखिए जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज secrete an alkaline pancreatic juice that contain various enzyme। लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट है दैट secrete hormones, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ओके। समझ में आ गया, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, सो फ्रेंड, अब आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स about 99% of the secretion that is responsible for digestion of protein, fats, carbohydrates in the small intestine, clear। ये 99% कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, हो गया डाउट क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की। पहला आता है साइक्लोस्टोम्स। सो साइक्लोस्टोम्स के अंदर क्या है, देयर इज नो वेल डिफाइंड पेनक्रियाज in adult lamprey, but pancreatic tissue is embedded in the liver and intestine, clear। and जो hagfish है that possesses small pancreas that lies near the bile duct, okay, clear है ना। अब फिश की बात करते हैं। सो फ्रेंड, कार्टिलेजिनस जो फिशेज होंगी that have two lobe,
वेल डिफाइंड पेनक्रियाज दैट हैज ए सिंगल डक्ट। और जो लंग फिशेज हैं एंड सम टीलोस्ट, पढ़ा था टीलोस्ट का नाम फिशेज के अंदर, है ना। पेनक्रिया कैसा होगा यहाँ पे, इट इज डिफ्यूज्ड एंड इट्स एंडोक्राइन पोर्शन इज सेपरेटेड। ओके, अब देखिए जो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और एविस है, उसके अंदर क्या है, देयर इज नो नोटवर्दी फीचर इन दिस ग्रुप। देयर इज ए वेल डेवलप्ड पेनक्रियाज with one or several duct which may open in duodenum either directly or may join the bile duct। ओके, अब बात आ जाती है फाइनली किस पे, मैमल्स में। और मैमल्स में आप ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिएगा ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ह्यूमंस के बारे में रिलेट करके बताया हुआ है। ओके, सो यहां पे क्या होता है, जनरली 2 पैनक्रियाटिक डक्ट आर प्रेजेंट इन मैमल्स। बोथ डक्ट आर फंक्शनल इन हॉर्स एंड डॉग। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि दोनों की दोनों डक्ट किसमें फंक्शनल हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। व्हेन बाइल डक्ट ज्वाइंस द पैनक्रियाटिक डक्ट देयर इज ए स्फिंक्टर ऑफ Boyden at the junction. Clear? And a small sac-like hepatopancreatic ampulla, or you can say ampulla, or you can say vetter. It is found in man in which bile duct and pancreatic duct open. Clear? अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो वेटर है वो कहां पे मिलेगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये वहां पे मिलेगा जहां पे बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, है ना। और इसके बारे में सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ओके, सो जो ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, यानी कि जो इससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, अभी तो यहाँ पे बेसिक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं ना, स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे हैं इसके बारे में, पेनक्रिया के बारे में, लीवर के बारे में। जब मैमल्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, डेडिकेटेड मैनर में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, जस्ट वेट। ओके, टाइम आने दीजिए, उसके बाद वो चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड, आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने 2 पार्ट में कवर किए हैं। एक तो लगभग 1 घंटे के आसपास था और ये 1.5 घंटे के आसपास है ना। तो 2.5 घंटे में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये कंपैरेटिव एनाटॉमी का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो बड़े ध्यान से करना है एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।